हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे MIB सीरीज का एपिसोड 4, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, Why is the first ionization enthalpy of chromium is lower than that of zinc? यानी कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है, जानते हो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी। अच्छा, आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, जो आप पिछले 2-3 साल से पढ़ रहे हो, राइट? तो ये वो एनर्जी होती है जो हमें देनी पड़ती है, एक एटम को जरूरत होती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बाहर निकाल फेंकने के लिए जो एनर्जी जरूरी होती है वो एनर्जी होती है आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो बोल रहे हैं कि ये जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है, फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी यानी कि जो फर्स्टली टाइम रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, वो क्रोमियम की कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ जिंक। व्हाट इज द रीजन? ठीक है, सो देखो इसका, अच्छा आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ गए तो आप समझ रहे होगे कि मतलब क्या है। मतलब कि कुछ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है, ऑब्वियसली दिस विल मैटर। तो चलो देखते हैं कहां से निकल रहा है इनके इलेक्ट्रॉन। भाई क्रोमियम में कहां से और जिंक में क्या हो रहा है। तो क्रोमियम की अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो एटॉमिक नंबर पहले क्या होता है क्रोमियम का, 24, और जिंक का क्या होता है 30। ठीक है, तो इनकी अगर हम ड्रॉ करेंगे या इनकी हम लोग ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो वो क्या होंगी कि यहाँ पे तो आर्गन आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। आर्गन 18 हो गया, 18 के बाद कितने बचे, 6 बचे, तो दैट इज 3D एंड यहाँ पे 5 4s1, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आर्गन 3D 10, तो 18 एंड 10 28 एंड 30। ठीक है, तो ये इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब ध्यान से देखो, अगर आपने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते ही आंसर आपके दिमाग में स्ट्राइक कर देना चाहिए। ठीक है, देखो क्या इसका मतलब है। अगर हम इस वाले को ध्यान से देखें, जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ध्यान से देखें तो हमें दिखेगा कि ये देखो भाई, हमारी D एंड S ऑर्बिटल्स बोथ आर कैसी है, दोनों फुल्ली फिल्ड। ठीक है, दोनों की दोनों फुल्ली फिल्ड हैं। और यहां पे देखें, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा कहां से? इलेक्ट्रॉन निकलेगा भाई लास्ट शेल से, मैं वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, विच इज वेरी सिंपल। यानी कि यहाँ पे S है और यहाँ पे S1 है। अगर सिर्फ इतना भी ध्यान दो तो भाई ये वाली तो स्टेबल है, वो वाली स्टेबल नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड आर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, राइट। फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड जो होती है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देती है। अब इन दोनों में भी कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, हाफ फिल्ड जो है वो लेस स्टेबल होती है, वेयर एज फुल्ली फिल्ड जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, सो दिस वन इज फुल्ली फिल्ड एंड दिस वन इज हाफ फिल्ड। तो ये फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड यानी कि ज्यादा स्टेबल यानी कि उसमें ज्यादा एनर्जी। स्टेबल मतलब क्या होता है, देखो स्टेबल मतलब खुश हैं आपस में, राइट। जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में जिंदगी अच्छे से चल रही है उनकी, भाई इलेक्ट्रॉन सही से एकदम ऑर्बिटल्स में बंधे हुए हैं, स्टेबल है यानी कि पकड़ के बैठे हुए हैं उस ऑर्बिटल को। तो हो क्या रहा है, एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो जिसमें स्टेबल है उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी ज्यादा देंगे तब तो वो बाहर निकल के आएगा। और अगर ऊपर वाले की बात करें तो वो तो भाई क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड नहीं है या फुल्ली फिल्ड भी नहीं है, तो इस वजह से हम इसको बोलेंगे कि ये तो लेस स्टेबल हो गया, इसको थोड़ी एनर्जी देंगे तो भी काम बन जाएगा। ठीक है, सो क्या आंसर होगा इसका? इसको आप लिख सकते हो, पहले तो वही लिखना है ना, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन दैट ऑफ जिंक, बिकॉज क्या होता है, इन केस ऑफ जिंक द इलेक्ट्रॉन will come out from the 4s2, that is fully filled stable orbital, which will require more energy as
compared to that of chromium. ठीक है, अब आप आगे समझ जाओगे भाई, as that of chromium which has 4s1 orbital which is not completely filled or not fully filled, hence it will require less energy or lower energy than that of zinc. ऐसा सिंक क्लियर, क्योंकि ऑर्बिटल्स वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पूरा रिलेशन था तो वो मैंने आपको समझा दिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स वाई. एक लाइन लिखी हुई है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्यों? सम फ्यू पीपल आस्क्ड मी कि मैम ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं बोर्ड्स में. तो बेटा आप गो थ्रू द 10 years, उसमें देखना ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी पूछे जाते हैं. नो हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो पोर्शन हाई होता है. दैट इज वाई जो आपके जब मैं आपको कोई वीडियो लेके आती हूँ तो इट कंसिस्ट ऑफ अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस इन विच मोर देन मतलब 50% आर न्यूमेरिकल्स. ठीक है, सो दिस इज द रीजन. अब डी एंड एफ ब्लॉक पे तो खैर कोई न्यूमेरिकल है नहीं, सो इसमें रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू न्यूमेरिकल पोर्शन, तो जितने न्यूमेरिकल्स आपके 10 years से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल सैम्पल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसी के अकॉर्डिंग वो न्यूमेरिकल्स मैं खुद आपको कराती हूँ. ठीक है, सो यू डोंट नीड टू वरी कि वो जो क्वेश्चंस है वो कभी आते ही नहीं है, वो क्वेश्चंस जो है वो पूछे नहीं जाते. हर क्वेश्चन को पूछने का अलग अलग तरीका होता है. ठीक है, इट इज़ लाइक कि ये 1 मार्किंग क्वेश्चन में आ सकता है, ये रीजन बेस्ड में भी आ सकता है, ये कई बार चूज द करेक्ट ऑप्शन में आ सकता है. तो वो अलग तरीके से पूछता है, इसीलिए आपका ध्यान नहीं जाता. आप मेन क्वेश्चंस देखते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये क्वेश्चंस भी वहाँ पे मैटर करते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ना डी वाले, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का. रीजन क्या है? मेल्टिंग पॉइंट जानते हो ना, एक सर्टेन टेम्परेचर जहां पे वो चीज मेल्ट होना स्टार्ट होगी कोई चीज. ठीक है, सो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ज्यादा है. व्हाट इज द रीजन? तो देखो रीजन क्या है कि अगर आप बात करते हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, व्हेन इट कम्स टू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, या इनकी जो हम बोलते हैं ना कि किस तरीके से इनको रखा जाता है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1d 1 to 10 ns 1 to 2. ये होती है, ये सब पढ़ाया हुआ है, राइट. तो अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आर हियर. ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऐसे लिखती हूं मैं, मोर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं भाई, 10 यहाँ पे 2 वहां पे, तो 10-12 इलेक्ट्रॉन्स का होना इज अ बिग थिंग. तो क्योंकि डी और एस में बहुत ज्यादा ऑर्बिटल्स, इस ऑर्बिटल में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इनका इंटर एटमिक मेटालिक बॉन्ड इंक्रीज करेगा. भाई देखो, उनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेंगे, वो स्टेबल होना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे. भाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के पास होते हैं, याद है, तो मेटालिक बॉन्ड, तो वो क्या होगा, इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्ड जो है वो इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी. ठीक है, एबिलिटी इंक्रीज करेगी. इसकी वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस दे विल फॉर्म मोर बॉन्ड्स, और यू कैन से लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स. They will form large number of bonds. और अगर ये क्या करेंगे भाई, इंटरमेटालिक बॉन्ड बढ़ रहा है तो ये क्या करेंगे, ये दूसरे के साथ बॉन्ड ज्यादा बनाएंगे, चाहेंगे कि इनके इलेक्ट्रॉन कोई ले, चाहेंगे कि ये शेयर कर पाए, स्टेबल हो पाए, तो इसकी वजह से इनका लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो जाते हैं. नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाने जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं वो भी ज्यादा हो जाते हैं. अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर ज्यादा हो गया तो सबको पता है क्या होगा, उनकी एनर्जी जो होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड to break the bond will increase. ठीक है, अच्छा ये एरो अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि 2 एरो आ रहे हैं, इंक्रीज. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एनर्जी देनी पड़ेगी उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो भी ज्यादा होगी. मैम एनर्जी क्यों देंगे हम, अरे यार देखो क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है. मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है भाई, हीट करते हो आप, मेल्ट करते हो किसी चीज को, टेम्परेचर हाई करते हो
तो क्यों जरूरत है उसको टेम्परेचर हाई करने की? क्योंकि भाई उसके बॉन्ड्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं भाई, ज्यादा बॉन्ड। मैंने 10 लोगों का हाथ पकड़े, चेन वाला गेम खेलते थे ना बचपन में, 10 लोगों का हाथ पकड़ा है, एकदम टाइटली पकड़ा हुआ है, तो मुझे मतलब मैं स्टेबल रह सकती हूँ, मतलब कि मुझे तोड़ना मुश्किल है। मेरी चेन वाली जो होती है ना हाथ वाली, उसको फिर ब्रेक करना उस चेन को मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे होता है, ज्यादा बॉन्ड्स बने तो उसको तोड़ना या ब्रेक करना क्या होता है, ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, दे हैव, दैट इज व्हाई दे हैव, दे शो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो ये था रीजन। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, सुन लो जल्दी से भाई। क्वेश्चन है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा क्यों होता है? तो हमने देखा कि ये वाली जो इनकी भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी होती है उसमें देयर कैन एग्जिस्ट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दे कैन मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिक्स इन दिस शेल। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि आ सकते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं या होते हैं, उसकी वजह से इंटर मेटालिक बॉन्ड, इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्ड इंक्रीज करता है। उससे क्या होता है, ये नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा बनाने लगते हैं, और ये ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएंगे तो इनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो भी ज्यादा चाहिए होगी। एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, दैट इज व्हाई हम बोलते हैं कि ये क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स जो इनका शो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। they can be present in a high melting point, या they can be break, their bonds can be break in the presence of high melting point. ठीक है, so this is the reason. Next question में आए, okay. Out of Cu2Cl2 and CuCl2, which is more stable in aqueous solution and why? यानी कि जो हमारा Cu2Cl2 है एंड CuCl2 है, इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है और क्यों? देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं ऐसे समझाती हूँ कि अगर आप Cu2Cl2 देखो, Cl तो दोनों में है, क्लोरीन तो दोनों में है, तो क्लोरीन से तो हमें मतलब नहीं है, राइट, वो तो सेम ही काम कर रहा होगा, और दोनों में -1 है तो सेम है। लेकिन आप कॉपर को देखो, Cu यहाँ पे कॉपर क्या है, +1 है, और यहाँ पे कॉपर क्या है, +2 है। तो जब कॉपर +1 है, एक तरीके से क्वेश्चन ये हो गया कि जब कॉपर +1 है एक्वस सॉल्यूशन में एंड जब कॉपर +2 है एक्वस सॉल्यूशन में, तो कौन ज्यादा स्टेबल है एंड क्यों? सो आई थिंक ये इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, करेक्ट। चलो देखते हैं क्या है। अगर हम बात करते हैं बेटा Cu2Cl2 की, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो क्या होती है, वैसे इसको मैं आपको दूसरी तरीके से भी समझा सकती हूँ, भी बताती हूँ, वैसे नॉर्मल समझ लो। Cu2Cl2 देखोगे Cu+1 वाली, ठीक है, तो कॉपर क्या हो जाएगा, आर्गन, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, तो आर्गन हो गया 18 हट गया, यहाँ पे आएगा 3D। अच्छा +1 है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे के आए, 28 फिल करना है, तो 3D 10। इसकी देखो क्या होगी, कॉपर, तो आर्गन, और ये क्या है भाई 2+, 29 एटॉमिक नंबर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे के आए, तो 3D 9। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख ली। अब ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। आपको यहाँ पे जो एक की पॉइंट याद रखना है, या जो हम बोल सकते हैं कि ये इसकी वजह से ये चीज हुई, जो रीजन है इंपॉर्टेंट इसका, वो ये है इसका हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो जो डेल्टा H होता है वो होता है, पहले तो यही समझ लो होता क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, साइज ऑफ एन एटम, साइज के। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम लोग Cu2+ और Cu2+ एंड Cu+1, तो कौन, चलो साइज के बेस पे, चार्ज के बेसिस पे भी देख सकते हो, दोनों चीजें एक ही। देखो चार्ज के बेसिस पे देखोगे इसका चार्ज ज्यादा है, और ये हाइड्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, तो हाइड्रेशन एनर्जी पे ये पूरी चीज लग रही है। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो यहाँ पे चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और चार्ज इसका ज्यादा है, तो कॉपर 2+ का चार्ज जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर +1 वाले से। ठीक है, साइज की बात करो भाई 2+, यानी कि जब 2+ हुआ होगा तब क्या होगा, साइज स्मॉल हुआ होगा, कॉपर 2+ इज स्मॉलर देन कॉपर +1, तो साइज की भी बात करो तो उस टाइम पे भी साइज जो है वो ही इसी का कम भी है। ठीक, तो दोनों इधर से देखो चाहे उधर से देखो, दोनों बातें सिमिलर है दोनों में। अच्छा, ये हाइड्रेशन जो निकल के आएगा डेल्टा H, दैट विल बी इन नेगेटिव
साइन, ठीक है, ये नेगेटिव साइन लेके आता है डेल्टा एच, नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डेल्टा नेगेटिव ज्यादा होगा, राइट, क्योंकि Cu2+ का डेल्टा एच ज्यादा होगा, माइनस डेल्टा एच ज्यादा होगा, दैट इज वाई ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। क्लियर हुई ये चीज, हाइड्रेशन एनर्जी पे ये चीज बेस्ड थी। अगर आप हाइड्रेशन एनर्जी नहीं समझते हो तो मैम हम कैसे समझे, तो यार आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी देख सकते हो, ठीक भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो क्या है, ये हमारा Cu+1 है, ये हमारा Cu+2 है। ये क्या है, ये पहले से ही स्टेबल है, राइट, और इसको देखोगे तो ये क्या है, ये हमारा लेस स्टेबल है, या बोलो अनस्टेबल है, राइट। तो क्वेश्चन इसीलिए बना ही है कि देखो ये तो अनस्टेबल है और वो स्टेबल है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक्चुअली में तो ये होता है कि अनस्टेबल वो स्टेबल, लेकिन तो फिर क्यों हम ये चीज बोलते हैं कि जो हमारा Cu2+ है वो मोर स्टेबल है। रीजन क्या है उसका, मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एच, डेल्टा एच का होना इज द रीजन हियर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव ज्यादा होता है, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ Cu+1, दैट इज द रीजन कि ये जो हमारा Cu2+ है दिस वन इज मोर स्टेबल। क्लियर है, लिख दे रही हूं मैं। इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे कि Cu2Cl2, या पहले वही लिख दो जो स्टेबल है, CuCl2 इज मोर स्टेबल। और एक चीज और याद रखना, CuCl2 में Cu की वैलेंसी +2 है, क्योंकि ये क्वेश्चन Cu की वैलेंसी +2 करके आना इज लाइक वो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। Cu2+ इज मोर स्टेबल दैन Cu2Cl2, दैट इज Cu+1 जहां पे है, ठीक है, बिकॉज या एज Cu2Cl2 हैज higher negative value of hydration energy, ठीक है। और हाइड्रेशन एनर्जी आपको याद रखना है क्या होता है, डेल्टा एच हमेशा इक्वल होता है चार्ज डिवाइडेड बाय साइज के, ठीक है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है एंड हेंस नेगेटिव ज्यादा होती है। जो निकल के आती है ना डेल्टा एच, ये नेगेटिव वैल्यू आती है हमेशा, ऑलवेज नेगेटिव, डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव। तो जो इसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी, ऑब्वियसली उसका चार्ज ज्यादा है तो उसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, तो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा यानी कि वो मोर स्टेबल है। क्लियर हो गई ये चीज, ओके, देख लो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर electronegative than oxygen, but the ability of oxygen to stabilize higher oxidation state exceeds that of fluorine. Why? Question है कि वैसे तो जो हमारा फ्लोरीन है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। वैसे तो जो हमारा फ्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन से एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, बट द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज higher oxidation state exceeds, ज्यादा होती है। क्या रीजन है इसका, ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दिमाग लगाओ, देखो पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ, किसी एटम की वो टेंडेंसी कि वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींच ले, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। तो बात ये है यहाँ पे कि भाई वैसे तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है, लेकिन जब बात आती है सामने वाले को स्टेबलाइज करने की, यानी कि जब बात आएगी किसी एटम के साथ जब ये कोई बॉन्ड बना रहा होगा उन सब चीजों की, उस टाइम पे ऑक्सीजन से ये मात खा जाता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा स्टेबलाइज, या फिर बोल सकते हो आप स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है एज कंपेयर टू द फ्लोरीन। तो क्यों ऐसा होता है, देखो फ्लोरीन, पहली चीज इसकी कई रीजन है। पहला रीजन, फ्लोरीन का बहुत स्मॉलर साइज का होना, इसका स्मॉलर साइज का होना, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। मान लो यहाँ पे हमारे पास है मैंगनीज, मैंगनीज क्या होता है, Mn+6 वाला लेते हैं, चलो ठीक है, मान लो मैंगनीज +6 है, हमें क्या करना है, हमें इन भाई साहब को करना है स्टेबल, ठीक है, वी वांट टू स्टेबल इट। तो स्टेबल करने के लिए इसको 6 इलेक्ट्रॉन देना है। मान लो हम इसका बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बनवा रहे हैं,
अब ये जो फ्लोरीन के साथ जब आप बॉन्ड बनाओगे तो यहाँ पे एक फ्लोरीन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन आ जाएगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये लग जाएगा इसके साथ, ठीक है, मान लो कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब अगर हम बात करते हैं इसी मैंगनीज की दूसरी तरफ, जब हम इसमें लगाएंगे ऑक्सीजन, अभी भी ये +6 है, अब हम इसमें लगाएंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कैसे लगेगा, देखो क्या इस तरीके से लगेगा, 1 2 3 4 5 6, कितने ऑक्सीजन लगेगा आप खुद से सोचो यार। ऑक्सीजन हमारा डबल बॉन्ड बना सकता है, तो यानी कि कम ऑक्सीजन लगेंगे, तो यानी कि कुछ इस तरीके से बनेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल से आपको समझाना चाह रही हूँ। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि इस वाले पोर्शन में क्या होगा, हिंड्रेंस इंक्रीज करेगा, राइट, हिंड्रेंस इंक्रीज कर, भीड़ भाड़, राइट, यहाँ पे ज्यादा फ्लोरीन को आना पड़ेगा। एक तो चलो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये है कि किस वजह से इसको आना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसका सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो इसको बहुत सारे फ्लोरीन लेके आने पड़ेंगे, तो ये क्या करेगा, उसको इतना ज्यादा स्टेबलाइज कर ही नहीं पाएगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। व्हेन इट कम्स टू ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन कैन मेक डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाने की वजह से वो आसानी से एकदम किसी को भी बहुत आसानी से स्टेबलाइज करने की टेंडेंसी या कैपेबिलिटी रखता है। तो क्योंकि तो ये अट्रैक्ट फ्लोरीन कर सकता है इलेक्ट्रॉन ज्यादा, लेकिन इसका इतना छोटा साइज है, इसका एक्सप्लोसिव नेचर का होना इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। एक्सप्लोसिव नेचर, इतने सारे फ्लोरीन मिला रहे हैं तो ये भी प्रॉब्लम में आ जाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम है, राइट। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन जो होता है वो ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है सामने वाले एटम को। क्लियर है ये चीज, ओके। तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसका डायरेक्ट मैं रीजन लिख दूं, यू कैन राइट इट एज ऑक्सीजन कैन फॉर्म डबल bond whereas fluorine as oxygen can form double bond whereas fluorine can not, ठीक है। hence the ability of oxygen to stabilize higher oxidation state सबको पता होगा, आई होप सो। oxidation state exceeds that of fluorine. Avoid my handwriting, it is very poor in the board, वैसे बहुत अच्छी है। सो क्या मतलब है इसका, कि क्योंकि हमें पता है कि ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड बना सकता है, वेयर एज फ्लोरीन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, इसकी वजह से ऑक्सीजन के पास ज्यादा एबिलिटी होती है टू स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट समझ गया ना, जैसे मैंगनीज में +6 दिखाया ये सब, तो मैंगनीज की 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जाती है, तो यही होता है। तो वो ज्यादा स्टेबलाइज, ज्यादा बॉन्ड बना, भाई डबल बॉन्ड बना के आसानी से उसको स्टेबलाइज कर सकता है। क्लियर है ये क्वेश्चन, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Although +3 oxidation state is the characteristic oxidation of state of lanthanides, but in case of but cerium shows +4 oxidation state also। यानी कि जो +3 oxidation state है, आपने ये चीज पढ़ी भी हुई है, वो characteristic oxidation state होती है, यानी कि सबसे ज्यादा पाई जाती है, ऑलमोस्ट 100% पाई जाती है लैंथेनाइड्स में। लेकिन जो हमारा ये सीरियम एलिमेंट है, ये चीज मैंने आपको D&F ब्लॉक पढ़ाते टाइम भी बोली थी कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, इसका रीजन क्या है? तो भाई हम आते हैं सीरियम पे। सीरियम की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 58, यानी कि अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो आएगी जिनॉन 5d1 4f1 एंड 6s1 2 and 2, ठीक है। 54 55 56%, ठीक है, बैलेंस है। तो ये जो सीरियम है ये क्यों +4 भी शो करता है? +4 मैम, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है और 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो यानी कि अगर हम सीरियम +4 देखेंगे, चलो सीरियम +3 देखते हैं, पहले +3 देखें, सीरियम +3 देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर तो भाई हमारे जो लैंथेनाइड्स हैं वो सबके सब +3 शो करते हैं। तो +3 का मतलब हुआ यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, राइट।
6s2, मतलब ये नॉर्मल है और +3, 3 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, तो ये भी हटा और ये भी हटा, तो कुछ इस तरीके से ये बन के आएगा 0 एंड 0। ठीक है मैम, समझ गए। जरा बात करते हैं 4 वाले की, +4 xenon 5d1 4f0 6s0, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जब हम बात करेंगे +4 की तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। मैम क्यों ज्यादा स्टेबल होगा? अब आप जरा हमको रीजन भी बता दीजिए। यही सोच रहे हो ना तुम लोग कि बस बहुत हुआ, इस चीज का रीजन नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि 0-0 होने से स्टेबल कैसे? हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड चलो ठीक है, मान रहे हैं कि ये एकदम खाली ऑर्बिटल हो, तो फिल्ड के मतलब स्टेबल कैसे? स्टेबल अपने नोबल गैस की वजह से। देखो ये जिनॉन के बराबर लगभग हो जा रहा है इसकी वजह से, तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये एक स्टेबल नोबल गैस के बराबर आ रहा है। हर एटम अपनी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। और याद करो, मैं हमेशा एक एग्जांपल बोलती हूँ कि हम स्टेबल किसको देख के होना चाहते हैं? अपने आसपास वाले लोगों को, राइट? तो सिमिलरली वो भी नोबल गैसेस को देख के स्टेबल होना चाहते हैं। तो जब हम 4+ देख रहे हैं तो ये एक नोबल गैस के बराबर एक स्टेबिलिटी को अटेन कर ले रहा है, इसीलिए ये +4 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। क्लियर है ये चीज? ओके। तो इसको आप कैसे लिखोगे? यू विल राइट इट एज, डायरेक्ट लिख दो अब मैं छोटा सा आंसर, टू attain stable noble gas configuration, to attain stable noble gas configuration, cerium shows +4 oxidation state। या ऐसे लिख रहे हो, सीरियम ऑल्सो शोज। ठीक है, ठीक है, सीरियम शोज +3 एंड +4 भी वो शो करता है इसकी वजह से। आप इसको और भी अच्छे तरीके से फ्रेम कर सकते हो, अब वो आपके ऊपर है। लाइक यू कैन राइट इट एज, जो मैंने आपको एग्जांपल जैसे बताया, पहले उसको लिख दो, देन उसके बाद ये सब चीजें लिखना है। ठीक है, लेकिन रीजन आपके माइंड में हो जाना चाहिए कि क्यों ये चीज हो रही है। क्लियर ये चीज? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The second and third rows of transition elements resemble each other much more than they resemble the first row. Explain why. जो सेकेंड और थर्ड रो है, ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं। मान लो इस तरीके से होता ना, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि जो सेकेंड एंड थर्ड है, जो सेकेंड एंड थर्ड हमारी रो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो एक दूसरे से ज्यादा प्रॉपर्टीज शो करती हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ द फर्स्ट रो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? मेरे ख्याल से इसका रीजन आपको आ गया होगा दिमाग में, क्योंकि ये यार मैंने तुम लोग को घोल के पिलाया है। डी ऑर्बिटल जो 4D और 5D आप देख रहे हो, तो वो क्या करते हैं? यहाँ पे क्या आ जाते हैं? यहाँ पे आपको ये याद होगा, स्कैंडियम, यूट्रियम एंड लैंथनम। और यहाँ पे क्या होता है? इसके अंदर अदर 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? और 14 एलिमेंट्स कहाँ जाते हैं? ये 14 एलिमेंट्स जाते हैं हमारे एफ ब्लॉक में। और एफ ब्लॉक में क्या होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। पुअर स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वहां पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है हमें, राइट? तो हमें, क्योंकि यहाँ पे आई होप सो आपको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पता होगा, सो यहाँ पे क्योंकि क्या होता है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने से मैम क्या होगा? भाई लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने से इनकी एटॉमिक या फिर आप बोल सकते हो आयनिक रेडियाई जो होती है वो क्या करती है? रेडियाई वो डिक्रीज कर जाती है। और जब इसकी भाई नीचे आते आते क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। लेकिन क्योंकि जब हम लैंथेनम में देखते हैं वहां पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर जाती है, इसी डिक्रीज की वजह से ये जो इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस है ऑलमोस्ट उसके बराबर दिखने लगती है, राइट? अच्छा, एक चीज याद रखना, जो हॉफनियम और बीच वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी तो एक दो की तो सेम ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, या सॉरी एटॉमिक रेडियस एकदम सेम, सिमिलर, कुछ डिफरेंस नहीं होता, राइट? याद होगी ये भी बात मैंने बताई थी, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस चैप्टर से, ठीक है? सो यूट्रियम और लैंथेनम की यहाँ बात करते हैं, तो ये सारे रीजंस की वजह से क्या होता है? एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस जो होती है वो
डिक्रीज कर जाती है. सो ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जब ये आयनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर जाती है, दे शोज ऑलमोस्ट इक्वल रेडियाई या ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियाई टू द दैट ऑफ द अपर रो, उसके जस्ट ऊपर वाली रो जो होती है, आप बोल सकते हो 4D सीरीज से. ठीक है, दैट इज वाई इनकी जितनी प्रॉपर्टीज होने लगती है, फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जब साइज सेम हो गया तो ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर होने लगता है. सो दिस इज द रीजन. क्लियर है ये चीज? ओके. कैसे लिखोगे आप इसको? आप लिख सकते हो सो ड्यू टू लैंथेनॉइड contraction मैं थोड़ा इजी तरीके से लिख दे रही हूं. 5D सीरीज shows almost similar atomic या फिर you can write it as ionic radii to that of, due to lanthanide contraction 5D series show almost elements of 5D series, you can say elements of 5D series, elements of 5D series shows almost similar atomic radii to that of 4 elements, to that of elements of 4D series. Hence आगे आप वही सारी चीजें थर्ड रोज, hence थर्ड रो, थर्ड एंड सेकेंड रो जो भी था, सेकेंड एंड थर्ड रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स रिजेंबल ईच अदर मच मोर than they resemble, या देन फर्स्ट रो लिख दे रही हूं मैं, देन फर्स्ट रो. क्लियर है ये चीज? आई होप सो आपको रीजन समझ आ गया होगा. ठीक है, फिर से मैं एक बार बताती हूँ. क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो एटॉमिक और आयनिक या जो भी रेडियाई या साइज बोल सकते हो, वो क्या करता है, वो डिक्रीज कर जाता है. लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो डिक्रीज करता है, तो वो सिमिलर हो जाता है नेक्स्ट अपनी ऊपर वाले सीरीज की वजह से, सीरीज की तरह, क्योंकि नीचे आते टाइम साइज इंक्रीज करता है, लेकिन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से वो कम हो जाता है, तो बराबर ही हो जाते हैं दोनों के साइज. और जब साइज बराबर, तो उनकी फर्दर जो सिमिलैरिटी, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सिमिलर होती चली जाती हैं. ठीक है, साइज से काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे कि फिजिकल स्टेट में आप देख सकते हो उनका कुछ भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब इसी वजह से ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है. सो दिस इज द रीजन व्हाई द second and third row of the transition elements resemble each other much more than they resemble the first row. Clear है? Okay. Next, what is meant by lanthanide contraction? अब ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली ऐसे नहीं आता है. इट विल नॉट बी आस्क्ड कि एग्जैक्ट लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को बड़े से क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि 6 नंबर का है, पूछ लेंगे, बहुत कम नंबर का आएगा. और इससे ना कई बार जो होता है अलग तरीके से क्वेश्चन, मतलब आपको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जब मैं आपको कोई क्वेश्चन करा रही हूँ, दैट डज नॉट मीन कि ओनली कि वो चीज़ एज इट इज़ आने वाली है. देखो केमिस्ट्री में एज इट इज़ चीज़ें नहीं आती हैं कभी भी, वी ऑल नो दैट, राइट. तो होता क्या है, आपको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पता नहीं होगा, तो आप कम से कम 4-5 क्वेश्चन मान के चलो, फॉर एन एग्जांपल 4-5 क्वेश्चन मान लो कोई आए हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन, चलो मैं मान रही हूँ 2 क्वेश्चन कम से कम तो आएंगे ना उस टॉपिक से आगे, और आपको वो टॉपिक ही नहीं पता है. सो दैट इज वाई मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसको भी मैं ले क्योंकि कई वीडियोज ऐसे हैं जो आपने नहीं देखे होंगे, राइट. हो सकता है आपने पढ़ा ही ना हो ये क्या होता है, तो आप इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मिस कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस गलत कर सकते हो, तो वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर लेती हूँ MIB सीरीज में. ठीक है, तो मोस्टली 3-4 क्वेश्चंस भी मैं बना सकती हूँ, लेकिन उनकी जगह मैं 7 to 6 क्वेश्चंस ले आती हूँ, ताकि क्या होता है आपको आइडिया भी मिलता जाए छोटा छोटा कि चलो इससे रिलेटेड ये चीज़ ऐसे होती है. ठीक है, सो व्हाट इज मेंट बाय लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. अभी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपको पता होगा, अभी हम लोगों ने देखा स्कैंडियम, यूट्रियम और लैंथेनम, मान लो ये है. ठीक है, 3D, 4D, 5D सीरीज है. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आते टाइम क्या होता है, यहाँ से आते टाइम एक हमको दिखता है कि ये जो साइज है ऑलमोस्ट सिमिलर होता जाता है. वैसे तो नीचे आते टाइम एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है,
लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, तो इसका रीजन होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसको मैंने पीछे वाले स्लाइड में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। भाई लैंथेनम में क्या होता है, अदर 14 एलिमेंट्स होते हैं जो कि जाते हैं हमारे एफ ब्लॉक में, जिसमें होता है पुअर स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। उसकी वजह से क्या होता है, पुअर शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता है, एंड दैट इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सो द स्टीडी डिक्रीज, इसको आप कैसे लिखोगे, द स्टीडी डिक्रीज फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटीशियम इन एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, अरे यार, रेडियाई is known as lantanoid contraction। ठीक है, अगेन आप इसको भी बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के भी समझ सकते हो लिख के, लेकिन इतना लिखना इज ओके कि लैंथेनम से लेकर जब आप ल्यूटीशियम तक चलते हो, +3 जो भी लगाना हो, वैलेंसी आप लगा सकते हो, तो वहाँ पे जब आप जाते हो तो आयनिक और एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, जो डिक्रीज करती है, इसी डिक्रीज को हम बोलते हैं, अच्छा रीजन समझ गया ना, रीजन बता दिया क्यों होता है, क्या होता है ये भी बता दिया, क्यों होता है वो भी बता दिया। ठीक है, सो दैट इज नोन एज द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सो यस दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के क्वेश्चंस होंगे उसमें। That's it for today. Bye bye. Take care. Keep studying.